इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। मित्रों, पिछले सप्ताह इस कार्यक्रम में आपने सुना था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीना कुलकर्णी से कमल शर्मा की भेंटवार्ता का पहला भाग। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। नीना जी, फिर से हम फिल्मों की तरफ आते हैं। मैं उन फिल्मों के नाम खासतौर से जिन्हें आप बहुत ही अपने लिहाज से महत्वपूर्ण मानती हैं, आपकी अपनी फिल्मों की बात कर रहा हूं, मराठी और हिंदी फिल्मों की, जिनके आप नाम गिनाना चाहेंगी, जिन्हें आप अपने लिए महत्वपूर्ण मानती हैं। जिन फिल्मों में मैंने काम किया? जी हाँ, जी हाँ। ऐसी? हाँ। मैंने ज्यादा फिल्मों में तो काम नहीं किया, मैं काफी चुन के काम करती हूँ। हाँ। थिएटर में भी मैं इसीलिए ज्यादा प्रसिद्ध हूँ कि मैं ज्यादा प्लेज नहीं लेती, एक ही प्ले में काम करती हूँ एक बार। मतलब ऐसा हाँ, माने जब तक वो चले फिर दूसरा प्ले, ऐसे दो मिठाई खिलाई है, लेकिन आदमी को सालों स्वाद उसका याद रहे। शुक्रिया। तो मेरी एक फिल्म थी आई। अच्छा। जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, माने मैं आई थी और वो बाबा थे। अच्छा। वो बहुत चली थी, बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। और उसमें जो मैंने रोल किया था, वो पूरी फिल्म हम दोनों के कंधों पर थी। क्या बात। और उसमें बहुत ही एक जो जर्नी थी उस औरत की, बहुत वो जिस तरीके से अपने बच्चों को पालती है और बच्चे उससे छोड़ जाते हैं। जी। और फिर वो किस तरह से उनके पास वापस चली जाती है, ऐसी बहुत इमोशनल स्टोरी थी। वो काफी चली थी फिल्म, काफी अवार्ड्स मिले थे उसे। अच्छा। वो एक है। और सवत माझी लाड़की करके एक फिल्म थी जो लाइट ह्यूमर थी। अच्छा। जिसका मुझे पुरस्कार मिला था, स्टेट अवार्ड मिला था। इनफैक्ट उस साल के सारे अवार्ड्स मुझे मिले थे उस फिल्म के लिए। और उसे मैं खास मानती हूँ क्योंकि मैं जानी जाती हूँ एक सीरियस अभिनेत्री के रूप में। अच्छा। लेकिन जब लाइट ह्यूमर या इसकी बात तो कभी कभार मिलता है चांस, और उसमें अगर मुझे ऐसा मिले कि लोग भी पसंद करें उस चीज को और फिर मुझे उसके अवार्ड भी मिले, तो डेफिनेटली वो तो सवत माझी लाड़की एक तो है। ऐसा है कि अभी तो मैं इसलिए बीच में टोक रहा हूँ कि फिर भूल ना जाऊं, तो अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, अपनी ओर से हम आपको इसके लिए खूब सारी बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी तरफ से दुआएं भी करेंगे आपके लिए कि आप ऐसी शिखरों को छूती रहें। तो अब आगे की बात और बताइए, फिर क्या हुआ? हाँ। फिर तो हाल ही में मैंने हिंदी कमर्शियल सिनेमा में काम करना शुरू किया। हाँ। पहली फिल्म तो थी कमर्शियली रिलीज जो हुई, वो दाग द फायर। अच्छा। जिसमें मैंने संजय दत्त की माँ का रोल निभाया था। बहुत खुश हूँ मैं हिंदी फिल्मों से। मेरी अब क्योंकि मैंने काफी मेन रोल्स किए हैं थिएटर में पूरी जिंदगी, अब तो मैं आराम से एंजॉय करते हुए काम करना चाहती हूँ। पेड़ लगाना, फल खाने की जब बारी आई है तो पूरे मजे लेके खाए। हाँ बिल्कुल। और एक फिल्म जो मेरी आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसमें मेरा रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो मैंने भी देखी, मुझे भी बिल्कुल छू गया था। उसमें खास बात तो ये है कि अजीज मिर्जा साहब ने मुझे बुला लिया और उन्होंने मुझसे सिर्फ यह कहा, नहीं बहुत अच्छा रोल है, तुम करोगी। बस उनकी स्टाइल है वैसे, और फिर हम ना तो बोल नहीं सकते। और हम जैसे शूटिंग शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि आप कुछ बोलती नहीं ज्यादा इस फिल्म में, बस 2-3 सीन्स है तब हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस है। और धीरे धीरे मेरी प्रेजेंस उस फिल्म में बढ़ती गई। क्या बात। तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट सा लगा। सही बात है। सर ने मुझे ज्यादा से ज्यादा वहां पे यूज किया उस फिल्म में, और वो बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर जैसे मैं हूँ, तो वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, वो रोल भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हर एक अभिनेता या अभिनेत्री पर्दे पर कुछ खास तरह के उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, वो एक खास अंदाज में बात करता है, अपने चेहरे की किसी खास एंगल से वो या तरह से वो चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। आप अपने इस पूरे चेहरे में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करती हैं? वो तो रोल पे निर्भर करता है। माने अगर मैं जाके अंधी का रोल करूं तो शायद आंखें ना यूज कर पाऊं, लेकिन नहीं, सीरियसली स्पीकिंग मैं ज्यादा आंखों पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि आंखें तो मन का चेहरा है। और जितना वो सच्चे दिल से आप अगर वो निभाए तो वो लोगों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो आंखें, और दूसरी बात है आवाज, जो डबिंग के दौरान यूज हो सकती है। मैंने कई ऐसे रोल्स देखे हैं जिनमें पहले
तो रशेस देख के लगता था ये एक्ट्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, इसकी तो आवाज़ सुनाई भी नहीं देती। और जब जाके फाइनल प्रोडक्ट देखा तो मैं हैरान रहती कि इसने डबिंग में इतनी मेहनत की और इस ऊंचाई से एकदम पूरी ऊंचाई तक वो रोल आप ले जा सकते हैं सिर्फ डबिंग के दौरान। जो मैंने एक मेरी एक आगामी फिल्म है 2.5 अक्षर प्रेम के, छोटा सा रोल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें मैंने ये कोशिश की है शायद। क्या बात है, तो फिर हमें इंतजार रहेगा। हाँ, वो काफी सटल है, आप जान पाएंगे या नहीं पता, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया तो शायद आप जान पाएंगे। पर नीना जी, मैं आपसे मिल रहा हूँ, फिल्म के बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो अमूमन कई बार कुछ लोग नखरे भी बहुत करते हैं, जैसे वो फिल्मी दुनिया के सब होते हैं। ये बड़ी सिंपल सी लगी यहाँ पे और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमारे घर की किसी मेंबर जैसी होती हैं। नहीं, बात है कमल जी, नहीं, एक तो मैं पूरी तरह से फिल्मी बनी नहीं हूँ, मैं नाटकी हूँ ज्यादा और फिर सीरियली भी हूँ थोड़ी सी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और जाहिर है कि मैं ठीक काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ में हूँ और मैं रहना चाहती हूँ, मरते दम तक काम करना चाहती हूँ। और यहाँ पे नखरे वखरे ठीक है थोड़े दिनों तक चलते हैं, लेकिन और मैंने ये देखा है कि जो लोग, मैं ऐसा नहीं बोलती मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि जिनको मैंने, वो सचमुच बहुत बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम, जैसे शाहरुख है, जूही है, उनमें बिल्कुल किसी भी तरह के नखरे नहीं है। दुनिया बना मैं तो बिल्कुल हैरान रहती थी कि ये कैसे लोग हैं, ये मुझसे इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं कौन हूँ इतनी। तो जो सच्चा कलाकार होता है वो, उसने सच्चा अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। बस सही बात। एक तरह से ये भी मान लें कि लोग फिर कहानियां गढ़ देते हैं, ये कहानियां प्रिंट मीडिया की है और हाँ, प्रिंट मीडिया तो बहुत बुरा काम करता है कभी कभी आर्टिस्ट को नीचा दिखाने में, या फिर और कभी कोई आर्टिस्ट भी, माने ऐसा नहीं कहा जा सकता, अगर मैं खराब मूड में हूँ सेट पर और किसी ने आके देखा तो वो बोलेंगे कि नीना कुलकर्णी बहुत ज्यादा नखरे कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत थके हुए होते हैं पूरा दिन काम करके, और फिर कोई फैंस आते हैं, आप फोटो निकालिए, ये करिए, तो थोड़ा सा कभी कभी मैं तो चिढ़ती नहीं, लेकिन फिर भी उनको बताती हूँ कि भाई मैं जरा थकी हूँ, तो उसका अगर उन्होंने गलत अंदाज लगाया तो फिर ये इट्स अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात है। अब शुरू में आपने कहा था कि भाई मुंबई में आप पली बढ़ी, वैसे तो जन्म आपका पूना में हुआ, तो वो गलियां, वो चौबारे और वो सड़कें जहां पर हम खेले होते हैं, वो बचपन के तमाम दोस्त, वो स्कूल की बिल्डिंग भी, क्योंकि सब कुछ यहीं पर है ना। बस ये है कि लोगों का कारवां आगे बढ़ता रहता है, वक्त गुजरता चला जाता है, चीजें वहां मौजूद होती हैं, वो याद आती है। उन गलियों में कभी गई हैं आप? एक बात आपको बता दूं कि मैं माहिम में पली बड़ी हूँ, तो शादी के बाद 80 साल में शादी हो गई, फिर मैं वाकोला आई मेरे हस्बैंड के साथ, और 6 सालों तक हम वहाँ पे रहे। वो भी थिएटर से जुड़ा? हाँ, वो थिएटर से, दिलीप कुलकर्णी वो थिएटर से जुड़े हैं, आजकल सीरियल्स और मराठी फिल्म्स करते हैं। और 6 सालों के बाद देखिए भाग्य की बात होती है, उसी कॉलोनी में, उसी बिल्डिंग में जहां मैं पली बड़ी हूँ, हमें फ्लैट मिला। तो शायद मेरा कर्म योग ऐसा था कि मैं वहां और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं वहां गई, इसलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंच सकी। क्योंकि अगर मैं वाकोला में रहती तो पूरा बच्चों को पढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई तो मैं हो नहीं पाती थी। यहाँ पे मेरे माता पिता हैं और सब लोग मुझे जानते हैं, तो यहाँ कोई स्टार वार है या कुछ ये एक्ट्रेस है ऐसा कोई मुझे देखता ही नहीं। सब नीना एक नाम से जानते हैं मुझे, छोटे बड़े सब लोग। वो स्टार वॉर्स सिर्फ जॉर्ज लुकस का था, यहाँ स्टार वॉर्स नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल यहाँ तो बाहर के हमारे दूध वाला, अंडा वाला सब तो वही है जो जिनको मैं बचपन से देखती आई हूँ। और इन्हीं सबसे जिंदगी के कितने रंग हमें देखने को मिलते हैं, इनसे सीखने को मिलते हैं जी, है ना। तो अब आपको जिंदगी का कौन सा रंग, और खासतौर से मुंबई की जिंदगी का कौन सा रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे मुंबई की धड़कन जो है वो बहुत अच्छी लगती है। ये मुंबई नगरी कभी सोती नहीं, और हर आपत्ति का सामना करने की हिम्मत है हम लोगों में, और मैं मानती हूँ कि ये जो मुंबापुरी है वो हमें देती है वो हिम्मत, और जो एक पल्सेटिंग जो धड़कन है उसकी, बस और कुछ मैं बोली नहीं, उसकी धड़कन मुझे बहुत एक्साइट करती है। क्या बात है। और बस वही। और एक चीज और मैं तो अपनी तरफ से जोड़ना चाह रहा हूँ, शायद ऐसा हो कि भाई सारे के सारे बड़े जो गायक हैं,
पार्श्व गायन की दुनिया में जिन्होंने खूब नाम कमाया, सब तो यही है। इतनी सुरीली ये नगरी है, और यहाँ की जो लोकल ट्रेन जो वो भी धड़कने कहलाती है, वो खुद भी गाती हैं, उनकी भी अपनी। और एक बात है, जब हम बाहर माने शूटिंग के लिए या प्लेस के लिए हम बाहर जाते हैं, तो तो कहते हैं अच्छा कितना अच्छी, कितनी अच्छी हवा है, ताजी हवा है, बम्बई में तो कुछ नहीं मिलता। फिर जब हम वापस लौटते हैं और बम्बई की गंदगी, वो सूंघना, वो सब अच्छा लगता है, फिर सब कुछ अच्छा लगता है बम्बई का। असल में उन चीजों से सच में प्यार होता है, और ये एक तरह का वो जो अपनापन है जिसका कभी नाता आपसे टूट ही नहीं सकता, उस शहर से, उसकी जमीन से, उसकी आब हवा से, वहाँ के पानी से, वो जो खुशबू घुली होती है वो आपको बहुत बार यादों में ले जाती है। जी, मुंबापुरी बड़ी बाकी किसी ने कहा है। तो अब मैं थोड़ा सा आपकी गृहस्थी की ओर आना चाहूंगा, हालांकि माफी चाहूंगा, बहुत पर्सनल किस्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हस्बैंड और वाइफ दोनों एक तरह के फील्ड में हो, तो मैं समझता हूँ कि दोनों की परेशानियों को वो एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से समझते भी हैं। जी, वो तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि शूटिंग की जो टाइमिंग है वो वक्त पे बेवक्त शूटिंग होती रहती है। हाँ, वो तो आप भी जानते होंगे, और वो और कौन ज्यादा समझ सकता है उनके बिना, क्योंकि कभी कभी अब 9 से 9 की शिफ्ट अगर रही है तो मैं 10 बजे घर आती हूँ, 10:30 बजे आती हूँ, 11 बजे आती हूँ, और चूंकि मेरे हस्बैंड समझते हैं इस बात को, मेरे बच्चे भी समझ सकते हैं, और फिर पूरा घर, फिर किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये बाहर है। ये अगर घर का आदमी ही हमसे जुड़ा हुआ हो, तो इस मामले में मैं दिलीप को बहुत ही मैं बहुत उनका मान करती हूँ। बाबा, अभी तो मैं समझता हूँ कि उनकी ऐसा है, अब शायद आप जाएं तो अगर वो 42 उनका साइज हो शर्ट को, तो शायद हो सकता है कि 46 हो गया हो, खुशी के मारे इतनी छाती फूल गई। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप रेडियो पर बोल रही हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्रूफ है, रिकॉर्ड सुनवा सकते हैं। नहीं, बहुत मैं उन्हें मेरा सीनियर मानती हूँ इस क्षेत्र में, और हमेशा उनसे राय भी लेती रहती हूँ, झगड़ती भी रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हम दोनों अभी आज भी हमारी एक सीरियल चल रही है नायक मराठी में, जो बहुत पॉपुलर है, और इसमें भी हम हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हैं, और जैसे हम हैं वैसे ही कर रहे हैं, माने जैसे हम निजी जिंदगी में बात करते हैं वैसा ही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ उसमें वो और ज्यादा मतलब आपके जो अभिनय में और ज्यादा जिसे कहते हैं कि नेचुरल एक हाँ बिल्कुल आ जाती है नेचुरलनेस, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो सुर की बात है। मिले सुर कभी मिलता है या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत काफी बार मिलता है, क्योंकि अगर कोई नया किरदार हो तो उसको जानने में और कुछ और मजा होता है। लेकिन जिसे हम जानते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो उनके साथ काम करने में एक अलग मजा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ऐसा है नीना जी कि ये जो प्रोग्राम हमारे जितने भी श्रोता हैं उनमें मराठी तो है ही श्रोता, लेकिन इसके अलावा वो जो गैर मराठी हैं, फिर जिन्होंने आपका काम हिंदी फिल्मों में भी देखा है और इंग्लिश थिएटर में भी देखा है, उन तमाम अपने चाहने वालों से, आपकी फिल्मों के जो मुरीद रहे उनसे, और जिन्होंने आपका थिएटर में काम देखा है, उनसे इस प्रोग्राम के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो मौका मुझे मिला है आपसे बात करने का, और बातों के दौरान हम खुद जान जाते हैं अपने आप को। मैं हमेशा कोई इंटरव्यू देती हूँ तो मैं अपने आप को कुछ और जान लेती हूँ, तो ये मौका मेरे सुनने वालों ने मुझे दिया, आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे मौके मुझे बार बार मिलते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया। अभी आपने सुना सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीना कुलकर्णी से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए।